बिहार में राहुल गांधी का लगातार एक महीने में दूसरा दौरा है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं बिहार। आखिर क्यों आ रहे हैं? मेरे साथ हैं कांग्रेस लीडर, यूथ कांग्रेस से बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे जानकारी भी रखते हैं। हम मजबूत लीडर कह सकते हैं। राहुल गांधी के अक्सर कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। देश भर में अगर बिहार से जुड़ा कोई मुद्दा रहता है वहां जरूर रहते हैं। दूसरी तरफ साहू समाज में भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है और समाज को एकजुट करने के लिए 9 फरवरी को एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान हो। मंजीत आनंद साहू नाम है आपका, स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ प्लान है, क्या योजना है? ये राहुल गांधी लगातार बिहार ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। राहुल गांधी जो आ रहे हैं उसका जो विषय है वो महत्वपूर्ण है, खासतौर से कि जो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, मतलब सदियों से जिसको कह सकते हैं, 3000 साल से जाति का विमर्श और समाज में न्याय, हिस्सेदारी, हक और जो वंचित समाज है, चाहे पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, उसके जो भागीदारी का सवाल है, उसको खासतौर से इस देश में आप देखिए कि पहली बार पक्ष या विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, मतलब क्षेत्रीय दल के नेता, सामाजिक न्याय की कुछ पार्टियां हैं, वो बहुत प्रमुखता से इस सवाल को उठाती थी, लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस सवाल को उठा रहे हैं कि जाति जनगणना हो, 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको खत्म करना चाहिए, ये कारपोरेट सेक्टर है, न्यायपालिका है, तमाम जो सत्ता के प्रतिष्ठान है और निजी क्षेत्र है, सब में पिछड़े, वंचित समुदाय, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनके मतलब जो कांसी राम कहते थे, जो राम मनोहर लोहिया कहते थे, मैं कह सकता हूँ कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि पिछड़े पावे 100 में 60, सन सौ पाने बांदी घाट, उनकी ये थी। कांसी राम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसका जितना आबादी उसका उतना हक। तो ये सवाल जो है जितनी स्पष्टता के साथ और वैचारिक दृष्टिकोण से जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो पूरे मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, पूरे वंचित समुदाय में ये विमर्श है और ये राजनीति से ऊपर उठ करके ये बात कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली में एक 2-4 दिन पहले प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं कई बार उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीतिक नुकसान भी अगर झेलना पड़ेगा तो मैं ये सामाजिक न्याय का जो सवाल है, जो वंचितों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का सवाल है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार में दूसरी बार आना हम सबके लिए भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता के तौर पे, आपने कहा साहू समाज है, दलित वंचित जितने सामाजिक संगठन हैं, उसके साथ हम जुड़ करके काम करते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पे भी और पूरे मैं समझता हूँ कि बिहार में भी पिछले बार जो दशरथ मांझी के बेटे हैं भागीरथ मांझी, वो शामिल हुए थे। और वो शामिल मतलब वो जो कार्यक्रम था वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, आज भी कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था उसमें, लेकिन वो राहुल जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, उनके मुद्दों से प्रभावित होकर के वो पार्टी ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया और दिल्ली में जा करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। और भी बहुत सारे जो दलित और वंचित समुदाय के अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन किया। तो ये लगातार ये अभियान है, ये महाअभियान हम कह सकते हैं राहुल जी के लगता है नेतृत्व में। भारत जोड़ो अभियान जिस तरीके से चला और इसमें जो रिस्पांस मिला, एक कारवा अभी भी चलता रहेगा और इसी तरह के कार्यक्रम कार होते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पहली जो यात्रा थी जिसमें उन्होंने 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की, और उसके बाद जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था जिसको पैदल और फिर कुछ मतलब थोड़ा मिक्स था, तो तकरीबन 10,000 जो किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। और उसको जो पहली यात्रा था भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मतलब वो स्पष्टता के साथ जिसको कहते हैं कि उसमें उन्होंने उठाया और सभी भाषणों में उन्होंने ये खासतौर से कहा, आज भी उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यार नहीं कि हम मंच पे 5 लोगों को बिठा दे रहे हैं, मतलब हर जगह हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा थी उनकी। और उसमें जब वो देश भर में गए तो उन्होंने जो उनकी एक दृष्टि मैं कह सकता हूँ कि पहले से भी वो सब कुछ जानते समझते थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आंखों से देखा सब पूरे समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, तमाम समस्याओं से जब वो रूबरू हुए, तो एक तरीके से उनके भीतर जो ये संवेदनशीलता और भी कहिए ज़बरदस्त तरीके से जागी है और वो राजनीति से ऊपर उठ करके इस मुद्दों को लेकर के उठ रहे हैं। अब जैसे बिहार में आप देखिए 65% आरक्षण का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा कि जो है वो तो कहते हैं कि मैं पिछड़े हूँ वर्ग से आता हूँ, अति पिछड़े वर्ग से उन्होंने कह बात दिया। तो यही है, बीजेपी का कहना है कि 50-55 साल से आज 75 साल आजादी का हो गया, 50-55 साल से कांग्रेस राज कर रही थी और इन्हीं के जो थे सब परिवार के लोग राज कर रहे थे। तो आज जो मुद्दा उठा रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए या फिर उस शीर्ष पदों पर बैठाने के लिए, तो अपने रीजन में क्यों नहीं किए? आज जब प्रधानमंत्री
पिछड़ा समाज से बैठा हुआ है, बहुत सारे जगह पे पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, तो आज ये मुद्दा इनको क्यों सुलझ रहा है? जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, दलित या पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार के तहत जो निर्णय लिए गए हैं, खासतौर से ओबीसी के विमर्श अगर आता है तो मंडल आयोग की चर्चा होती है। मंडल आयोग की पहली सिफारिश वीपी सिंह जी ने लेकिन लागू उन्होंने कहा कि सभी स्टेट को पत्र लिखकर मना किया गया कि उसको लागू नहीं किया मैं बता रहा हूँ कि मंडल आयोग की चर्चा होती है। पहली सिफारिश जो है रिकमेंडेशन किया था वीपी सिंह ने, लागू किया था हमारी पार्टी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। पहली बार जो सीताराम केसरी जो हमारे प्रदेश से आते हैं, उन्होंने जो है कल्याण मंत्री के तौर पर नौकरी दिया था। और दूसरी जो सिफारिश है, 40 सिफारिश में 38 सिफारिश अभी भी शेष है। और दूसरी जो सिफारिश है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिला, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2006 में मिला। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर सामाजिक परिवर्तन किसी चीज से आएगा तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है परिवर्तन लाने से होगा। अगर हम शिक्षित कर दें सभी को तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो उसके बाद अगर आप कहिए कि सरकारी नौकरियों में या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में, तमाम जगहों पे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जा रहे हैं, उसके बाद उनका रास्ता खुला। तो जो भी सामाजिक परिवर्तन के लिए निर्णय लिए गए वो कांग्रेस पार्टी के सरकार में लिए गए। अगर मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं तो मैं सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, तो बिहार का ये 65% जो आरक्षण है उसको क्यों नहीं आपने स्वीकार किया? वो तो करें कि अदालत में भी चला गया है मामला। जो न्याय जो होगा, जो भी न्यायिक अधिकारी जो करेंगे, जो जज करेंगे, जो फैसला कोर्ट का आएगा उसको हम लोग मानेंगे। वो तो देखिए, तो घनघोर बेईमानी है। पहली बेईमानी यह है कि जब 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देश में लागू हो गया तो 50% की सीमा खत्म हो गई है। तो 50% की सीमा खत्म हो गई है तो केंद्र सरकार भी बेईमानी कर रही है और न्यायपालिका भी बेईमानी कर रही है। जब 50% की सीमा को लगा करके मंडल के जो रिजर्वेशन है उस समय ये किया गया था, आज भी जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो 50 से 60% हो गया आरक्षण। तो जब खत्म हो गया सीमा तो यही कोर्ट कैसे उसको रोक रही है? तो सरकार और कोर्ट ये दोनों बेईमानी कर रही है। दोनों मिली हुई कहने का हाँ, मतलब बिल्कुल दोनों मोदी जी के इशारे पे कोर्ट फैसला करेगी। बिल्कुल मिली हुई है। और केंद्र सरकार अगर अनुसूची 9 में डालने का कह सकते हैं कि अगर 50% की सीमा भी है तो केंद्र को ये अधिकार था, केंद्र की ये ड्यूटी थी कि वो अनुसूची 9 में शामिल कर देता। और मोदी जी की सरकार है या नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तथाकथित सामाजिक न्याय के और समाजवाद के, कर्पूरीवाद और कहते हैं लोहियावाद के, ये मैं कब समझता हूँ कि ये संघवाद के हीरो हैं नीतीश जी। ये कहते हैं तो क्यों नहीं उन्होंने कहा? अभी तो सरकार अटक गई थी 241 पर, बीजेपी अटक गई। नीतीश जी को कहना चाहिए था कि साहब आप हमारा आरक्षण 65% दे दीजिए, अनुसूची 9 में हमको शामिल करा दीजिए, उसके बाद जो है हम आपका आरक्षण आपका समर्थन जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आप बताते हैं नीतीश जी की बेईमानी और बीजेपी की जो मिली जुली जो बेईमानी है। बिहार में आपने 18% अति पिछड़े का रिजर्वेशन 25% किया, लेकिन नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में जो रिजर्वेशन है 20%, उसको 25% नहीं किया। उसमें तो कोर्ट भी नहीं रोकती। तो ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली और यहाँ की जो सरकार है दोनों मिलजुल करके पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मूर्ख बना रही है। चलिए इसके आगे आते हैं। अगर मोदी जी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, तो ये 38 सिफारिश मंडल आयोग की शेष है। 11 साल हो गए हैं, उसमें से एक सिफारिश अभी तक लागू कर देते। चलिए अभी तक नहीं लागू किए, कल परसों तरसों आगे चल करके किस दिन लागू करेंगे बता दें। अभी तो महिला आरक्षण आया है लेकिन वो कब लागू होगा पता नहीं है। कम से कम इसको भी लागू करा दें, कब करेंगे देखा जाएगा, लेकिन कर दें। राहुल जी ने आज एक सवाल और जातीय जनगणना पे किए। जातीय जनगणना जब हो रही थी तो उस समय आप लोग भी थे, कांग्रेस भी साथ में थी और कहीं ना कहीं बीजेपी भी उसको समर्थन कर रही थी, सभी लोग समर्थन थे। लेकिन आज सिरे से वो खारिज कर देते हैं कि बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ है वो सही नहीं है, तेलंगाना वाला सही है। देखिए, तो सवाल तो अपने ऊपर ही उठा रहे, अपने गठबंधन को। बिहार में जो जाति गणना हुआ है इसका इन्होंने गोल मटोल जो जिसको कहते हैं ना कि जारी किया पूरे देश में। किसने किया? बता रहे हैं ना, किस जारी करना चाहिए ना, नीतीश कुमार जी को जारी करना चाहिए भाई। जिले में, प्रखंडों में, पंचायतों में क्या इसकी कितनी आबादी है? यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो है गरीब प्रदेश है बिहार। बिहार में भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ। तो आप आखिर जो कर रहे हैं तो सिर्फ ये कहा करके कि हमने कर दिया। अभी 94 लाख परिवारों को 4 लाख रुपया देने की बात थी ना, तो कितने लाख परिवार को दिया? नहीं दिया गया। तो केवल हम कर लें और उसका जो उसके ऊपर जो एक्शन है वो नहीं करें तो एक तरीके से वो नकली हो जाएगा ना। तो यही बात है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ लेकिन पिछड़ों के लिए नहीं हूँ, अति पिछड़ा हूँ लेकिन अति पिछड़ों के लिए नहीं हूँ। तो ऐसा तो फिर भाई मूर्ख बनाने वाली बात हो जाएगी ना। हमको तो आप राहुल गांधी जी जब ये बात बोलते हैं तो राज्य की सरकार, जैसे तेलंगाना में उन्होंने कराया तो कोई झूठ बात तो नहीं कहा, अभी ना आया है
तेलंगाना में कराया और आगे भी जहाँ भी उन्होंने कहा है कि ये तो हम लागू तो वहाँ की मोदी गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार कर रही है नहीं कहाँ कर रही है? तेलंगाना में अभी। नहीं, तेलंगाना में तो सरकार हमारी अभी आया है, सर्वे अभी आया है, उसको आगे एक्जीक्यूट कैसे क्या होगा अभी तो जस्ट कल परसों ही आया है। नहीं, मोदी जी की सहमति है, मोदी सरकार की सहमति है तब ना वहाँ स्थिति बनी। नहीं, वो तो राज्य सरकार जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कराया था, महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी समर्थन की थी, बीजेपी वहाँ पे भले सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जाति आधारित गणना का विरोध किया था उनके सॉलिसिटर जनरल ने, और उन्होंने कहा था कि किसी को ये अधिकार नहीं है, मतलब वो यहाँ पे जाति आधारित गणना था उसका एक तरह से यहाँ समर्थन किया था एक तरफ से और दूसरी तरफ से वहाँ विरोध किया था। अभी भी वो समर्थन करने की बात करते हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश आने के बाद वो नहीं, कहते हैं कि फैसला तो आप देश में जाति जनगणना कराने से कौन न्यायालय रोक रहा है? ये तो भारत सरकार का अधिकार है। हम कराएं नहीं, करवाएं। कहाँ कह रहे हैं, नहीं कराएंगे, वो तो झूठ बात। जैसे यहाँ की बात बोल रहे हैं कि अगर न्यायालय अगर दे देती है तो जो आरक्षण के साथ बढ़ाई गई है उसे हम मान लेंगे। अच्छा खैर इसको छोड़िए, यहीं पे इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी जो आ रहे हैं 2025 की तैयारी भी है। देखिए चुनाव तो 2025 में बिहार में है ही, और आप कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव आज मतदान के बाद खत्म हो रहा है, 1-2 दिन में गणना हो जाएगी, तो उसके बाद 25 में चुनाव है, तो आप उसको पत्रकार के तौर पे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके, कांग्रेस की भी उन्होंने आलोचना की, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई 90 के दशक में अगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को, दलितों को ठीक से जोड़ के रखती, उनके मुद्दों को और प्रखरता से उठाती या उनके पक्ष में नीतियां बनाती, तो शायद बीजेपी और आरएसएस सत्ता में नहीं आती। तो इसलिए सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। हाँ, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे अगर देखें तो हम महत्वपूर्ण मानते हैं कि चुनाव है, और बिहार में खास तौर से मैं समझता हूँ कि दलित वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में और पिछड़े वर्ग में, वंचित समुदाय में, ये जो राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें आकर्षण है, और 2025 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बड़ा दखल असर होने वाला है इस निश्चित तौर पर। आप लोग साथ में ही लड़ेंगे लग ये रहा तो है। ये तो आला कमान का निर्णय होगा कि साथ में लड़ेंगे कि क्या करेंगे, अभी तो साथ में ही है, और क्या निर्णय होगा आगे, लेकिन हम लोग एज ए कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस अलग अलग से भी लड़ने के लिए कुछ फैसला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी कम से कम अगर किसी के साथ हो तो कम से कम बराबर के साझेदार के रूप में हो। हम लोग ये इतनी ताकत तो जरूर बनाना चाहते हैं, बराबर सीटों इतनी ताकत तो जरूर बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इस तरह से जुड़े लोगों के साथ, जुड़े लोगों को ऐसा जोड़े कि कम से कम हम बराबर के साझेदार के तौर पे किसी के साथ भी खड़े हों, इतनी तो जरूर हम लोग। पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते। नहीं, वो देखिए नकारात्मक शब्द ये है, सब मैं बोल रहा हूँ कि मैं साझेदार जो है बराबर के साझेदार हो, कोई भी राजनीति में किसी का पिछलग्गू नहीं होता है, आप समझते हैं। देखिए एक दूसरे मतलब मैं समझता हूँ कि वर्तमान राजनीति में एक परिस्थिति है, जो भी पार्टी सत्ता में है किसी भी देश में या प्रदेश में, तो वो एक बहुत सारी पार्टियां हैं, तो गठबंधन करना है, सबको लेकर के चलना है, तो विचारधारा के आधार पर गठबंधन होता है, तो विचारधारा के आधार पर गठबंधन अगर होगा तो उसका स्वागत भी होगा। लगता है कुछ नयापन आएगा इस बार, जिस तरीके से राहुल गांधी मजबूती से बिहार चाहे दूसरे प्रदेश में घूम रहे हैं। इस बार पहले का जो छाप जो लगा हुआ है कि लालू के भरोसे ही कांग्रेस जीती है, ये छाप को हटाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी। नहीं, देखिए कोई किसी के भरोसे जीतती और हारती वाला सवाल नहीं, जनता जिताती है और हराती है। हम लोग खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के लड़ाई के लड़ने वाली पार्टी रही है, आज भी, और कई इसके उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ाई, नहीं तो बहुत सारे लोग समझौता करते रहते हैं तमाम तरह का, लेकिन हम लोग उस तरह के समझौते नहीं करते हैं। जो भी होगा वो मतलब लोकतंत्र, संविधान और जिसको कहते हैं खासतौर से सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय अपितु सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से जो लड़ाई है, उसके हिसाब से जो कुछ होगा वो होगा। और भी आगे भी आते रहेंगे राहुल। बिल्कुल आएंगे, कभी भी राहुल गांधी जी बिहार आ सकते हैं, अगली बार भी, कभी भी किसी और देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं। चुनाव के पहले लगातार आते हैं। बिल्कुल आते रहेंगे, बिहार भी आते रहेंगे, दूसरी जगह भी जाते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये थे मंजीत साहू जी, जिन्होंने साफ इशारा किया है। और एक सवाल और, 9 फरवरी की क्या तैयारी है? 9 फरवरी बिहार तहलीक साहू सभा हमारा संगठन है, मैं उस संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं खासतौर से अखिल भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो खासतौर से अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इसमें तेली जाति भी है, कानू है, हलवाई है, तमूली है, कार है, नाई है, बिंद है, मतलब काफ़ी 113 जातियाँ हैं। तो बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो आज भी चाहे आप लोकसभा देखिए, विधानसभा देखिए, विधान परिषद देखिए,
सत्ता के कई प्रतिष्ठान देखिए तो उसका मुँह तक नहीं देख सकती है। जैसे अभी आप देखिए मतलब पहले तो रहे हैं लेकिन अभी विधान परिषद में आप देखेंगे कोई भी एक तेली जाति का सदस्य नहीं है। मंत्री परिषद में आप जाकर के देखिए तो कहेंगे कि कोई भी तेली जाति का सदस्य नहीं है। एक-एक मंत्री परिषद में एक-एक जाति के 3-3 लोग हों, 6-6 लोग हों, मतलब दर्जन आधा दर्जन लोग हों और उसमें वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व ना हो, तो ऐसे में जो भी वंचित समुदाय के लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए। तो 9 फरवरी को तेली हुंकार रैली है और उस रैली में पूरे बिहार से लोग इकट्ठे होंगे। मैं समझता हूँ कि 50 से 60 हज़ार लोग कम से कम इकट्ठा होंगे और अलग-अलग जगहों पर, जिलों पर हम लोगों ने दौरा किया है, प्रखंडों में दौरा किया है और जो लोग यहाँ पे आएँगे, जो तेली समाज के एक लीडर हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उस तरह के लोग सब लोग आएँगे और इसके पहले कई बार रैलियाँ हुई है। तो 9 तारीख का रैली ऐतिहासिक होगा, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय में जो जैसे मैंने कहा कि जो राहुल जी या कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है कि हर एक समतावादी समाज होना चाहिए ना। इतना ऊँच-नीच आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मनाएँ और अमृत जो है कहाँ है? गरीब वंचित समुदाय के पास अमृत है ही नहीं और महोत्सव कहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हो रहा है। तो इसको लेकर के ये हम समझते हैं सभी जाति वर्ग के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, सबको एकजुट होकर के अपना प्रदर्शन करना चाहिए। उसी के तहत वो भी रैली है। तो राहुल गांधी आते रहेंगे और तेली हुंकार रैली है 9 फरवरी को ऐतिहासिक होगी। मंजीत आनंद साहू थे। आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।